गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स को। और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास जो यूनिट है वो सेकंड चल रही है। और सेकंड यूनिट के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो रहेगा द एप्लीकेशंस ऑफ हैमिल्टोनियन कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन, जिसके अंदर हमने पहला पढ़ लिया था केपलर प्रॉब्लम्स। और आज हम ये दूसरे नंबर की समस्या को पढ़ेंगे जो कि है द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एप्लीकेशन ऑफ हैमिल्टोनियन कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन में दूसरे नंबर का, जिसका नाम है द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। वैसे जो प्रोजेक्टाइल है वो आप कक्षा 11 के अंदर पढ़ चुके हो। प्रोजेक्टाइल आप दो प्रकार के पढ़ते हो। पहला, यहाँ से किसी पार्टिकल को आप या बॉल को आप इस तरह से फेंकते हो और ये प्रोजेक्ट मोशन, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और दूसरा जो होता है वो हम किसी हाइट से और यहाँ से वी वेलोसिटी दे करके छोड़ते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो जो पार्टिकल है या बॉल है वो इस तरह का पाथ ले लेती, इसको भी हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। ठीक, प्रोजेक्टाइल किसी भी तरह का हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिंपल ये देखना है कि जो हमने प्रोजेक्टाइल लिया है उसका पाथ क्या होगा। तो पाथ इसका एक तरह से पैराबोलिक बोल सकते हैं अपन, पैराबोलिक है तो उसकी बात है पैराबोलिक आना चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करेंगे। सिंपल जैसे हमने केपलर प्रॉब्लम को सोल्व किया था सेम इसको सोल्व करना है। तो थोड़ी सी तो मैं थ्योरी लिख देता हूँ, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल लेते हैं। एक्चुअल में ये हमारे पास एक्स एक्सेस है और ये हमारे पास वाई एक्सेस है। और यहाँ पर हमने किसी हाइट से किसी पार्टिकल को इस तरह से फेंका, इस तरह से, और वो आएगा। यहाँ पर हमने उसको वेलोसिटी दी है v। और यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट पर यदि टेंजेंट खींचते हो तो वो टेंजेंट आपको शो करेगा इस पॉइंट पर या इस टाइम पर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी तो थ्योरी लिख लेते हैं। वी हैव डिस्कस मोशन, वी हैव डिस्कस मोशन ऑफ पार्टिकल, motion of particle under action of gravitational force, under action of gravitational force and this problem is two-dimensional problem या 2D प्रॉब्लम बोल सकते हैं इसको। और ऑब्वियसली बात है ये हमारे पास 2 डायमेंशनल रहेगा, क्योंकि जब भी हमारे पास पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो 2 डायमेंशनल रहेगा। और 2 डायमेंशन के अंदर हम ले रहे हैं कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई, और यहाँ पर सबसे सफिशेंट जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स और वाई रहेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोजेक्टाइल विद स्पीड v, लेट द प्रोजेक्टाइल with speed v naught at angle alpha, v naught a angle alpha with the horizontal द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। अब हमारे पास जो हैमिल्टोनियन होगा, द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम हमारे पास किस तरह का रहेगा, देखिए हैमिल्टोनियन क्या से रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास रहेगी 1/2 और m, और यहाँ पर 2 डायमेंशनल है तो x डॉट और y डॉट इसका स्क्वायर कर दें। इक्वेशन नंबर आप इसको फर्स्ट दे दीजिए।
नॉर्मली यदि हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको पता है कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास इसकी हाइट के अनुसार डिक्रीज होती जाएगी। मान लीजिए ये हाइट हमारे पास कितनी है, h है, तो इसकी जो पोटेंशियल रहेगी एनर्जी वो mgh रहेगा। सिंपल आप हैमिल्टोनियन निकालोगे, h इक्वल टू इसका आप 2 दे दीजिएगा, तो हैमिल्टोनियन जो रहेगा, एक तो देखो अपन वेलोसिटी फॉर्म में नहीं लिखते, उसको किस में लिखते हैं, मोमेंटम फॉर्म में। तो आपके पास आएगा px² प्लस का py² बटे में 2m प्लस का m g और h। इक्वेशन नंबर इसका 3rd दे दीजिए। ये हमारे पास क्या आ गया है, हैमिल्टोनियन आ गया। तो सिंपल हम कंजर्वेटिव सिस्टम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम h को क्या लेंगे, कांस्टेंट α1, और यहाँ पर इसको भी कितना ले सकते हैं, बराबर, यानी कि एनर्जी और हैमिल्टोनियन बराबर होगा किसी कांस्टेंट α1 के बराबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द स्पीड, सॉरी हम लिखेंगे द सिस्टम विद कंजर्वेटिव, द सिस्टम इज conservative, then the Hamiltonian will be, then the Hamiltonian will be represent the total energy, represent the total energy, the total एनर्जी। तो हमारे पास h को लिखा जाएगा α1, और इसको हम टोटल एनर्जी E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम इक्वेशन देंगे 4। एंड नाउ एनर्जी इज, आप लिख सकते हो E इक्वल टू px² प्लस का py² बटे में 2m प्लस का mg और y। इक्वेशन नंबर 5। पहले की तरह सिंपली हम क्या करेंगे, प्रक्षालन करेंगे। तो यहाँ पर हम 2m का प्रक्षालन कर देंगे दोनों तरफ, या इस पूरी इक्वेशन को 2m से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2me, और इसको जो है इधर लेके आइएगा, माइनस का 2m² और gy हो जाएगा ये, और इधर हमारे पास बचेगा px² प्लस का py²। वैसे आप कैपलर प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम को देखोगे तो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, कोई भी। आप इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दीजिएगा, और यहाँ पर लिखेंगे द हैमिल्टोनियन कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन, द हैमिल्टोनियन कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन, तो वो हमारे पास रहेगा, देखो W बराबर, पहले हमने लिखा था WR Wθ, लेकिन अब की बार कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, तो आप लिखोगे WX प्लस का W और y, इस तरह से आप लिखोगे, और इसको दोगे इक्वेशन नंबर 7। और आगे आप वही कंजर्वेटिव सिस्टम के अनुसार आप लिख सकते हो, या डायरेक्ट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वी नो दैट कि जो पीजे होता है कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन की फॉर्म में डेल W अपॉन डेल QJ होता है। अब यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट्स की बात, और इसको साथ में आप कैसे लिख सकते हो, डेल S अपॉन डेल QJ। ये आपको मैंने पिछले प्रॉब्लम बताया था, उससे पहले बताया था, और इसमें आप नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। यदि हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स x है, ठीक है ना, इफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है यदि वो x है या QJ बराबर x है, तो आप लिखोगे कि px इज इक्वल टू डेल W अपॉन में डेल x, और यदि QJ इक्वल टू अपने पास y है, तो आप लिख सकते हो कि py बराबर डेल W अपॉन में डेल y, और इसको मिला के हम अगली इक्वेशन दे रहे हैं 8। ठीक है, इक्वेशन कितनी आ जाएगी, 8। अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 6 से। तो 6 में आप px और py की ये सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली और ये वाली, यानी कि सिंपली आप कह रहे हो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आप क्वेश्चन नंबर किस में रख देंगे, 6 में रख देंगे, यहाँ पर px py की जगह। तो हम इसको 6 में पुट कर देंगे,
6 में पुट करेंगे तो 6 कुछ इस तरह से हो जाएगी, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर है, तो डेल डब्लू अपॉन में डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल डब्लू अपॉन में डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 2m ई माइनस का 2m स्क्वायर जी वाई। ये हमारे पास वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इसको आप फिर से एक इक्वेशन दे दीजिए, तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9। अब आप लिखोगे फोर कंजर्वेटिव सिस्टम, फोर कंजर्वेटिव सिस्टम। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में बताऊँ मैं आपको, पी एक्स भी ले सकते हो और पी वाई भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पहले ही ले लेते हैं, पी एक्स ले लेते हैं, तो ये रहेगा डेल डब्लू अपॉन में डेल एक्स। जब आप डब्लू की वैल्यू रखोगे तो ये रहेगा डेल डब्लू एक्स अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डब्लू बराबर क्या है, डब्लू एक्स प्लस का डब्लू वाई है। ये जो डब्लू की वैल्यू है आप यहाँ रखोगे तो यहाँ पर डब्लू एक्स बचेगा आपके पास, और यहाँ से आप डेल डब्लू एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा डी डब्लू इक्वल टू अपने पास रहेगा पी एक्स और डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, सिंपल आप निकाल सकते हो डब्लू एक्स की वैल्यू, वो रहेगी इंटीग्रेशन पी एक्स डॉट डी एक्स प्लस का सी, इक्वेशन नंबर 10। और इक्वेशन नंबर जो 10 है उसको आप सिंपली कहाँ रख सकते हो, इक्वेशन नंबर 9 में। और इक्वेशन नंबर 9 में रखेंगे तो आप देखो यहाँ से जो वैल्यू है, आप जब y के रेस्पेक्ट में करोगे, ठीक है ना, जब इसको y के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पर y बच जाएगा, तो अपन एक स्टेप में वो लिख लेंगे। तो पहले आप सिंपल इक्वेशन नंबर जो 10 है उसका आप इक्वेशन नंबर 9 में रख दीजिए, तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा डब्लू एक्स की जो वैल्यू है, सॉरी ऐसा नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो हमारे पास लिखोगे कि बाई इक्वेशन 9 और आप लिखोगे डेल डब्लू अपॉन में डेल वाई का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो डेल डब्लू वाई अपॉन में डेल वाई, क्योंकि जब डब्लू की ये वाली वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये बच जाएगा, और इधर आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 2m ई माइनस का 2m स्क्वायर जी वाई, ये बचेगा। और माइनस का देखो यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू, तो खैर हाँ ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी है, पी एक्स के बराबर है, तो आप इसको लिख सकते हो पी एक्स, और इसका आप ले रहे हो अंडर रूट, इसका क्या लोगे अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर और डी एक्स हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आएगी, और यहाँ से आप वैल्यू, ये जो वैल्यू है देखो, ये पी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसको डी एक्स नहीं लिखेंगे फिलहाल। यहाँ पर जो ये वैल्यू है डेल डब्लू वाई की, तो यहाँ से आप डब्लू वाई की वैल्यू निकालोगे, इसकी निकालोगे डब्लू वाई की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास मिलेगा, देखो हमें डब्लू की वैल्यू तैयार करनी है, तो हमने क्या किया, यहाँ से डब्लू एक्स तो निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हमें डब्लू वाई की वैल्यू और चाहिए, तो डब्ल्यू वाई की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल जो डब्ल्यू वाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे इधर, और ये वैसे देखी जाए तो ये वैल्यू अपने पास पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो आप मैंने इधर पी एक्स स्क्वायर को घटा दिया, सिंपली पकड़ना में पकड़, यहाँ से आप डी ऐसे लिखोगे डी डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू, तो आप लिखोगे इसको कि अंडर रूट, और ये रहेगा 2m ई माइनस का 2m स्क्वायर जी वाई माइनस का पी एक्स स्क्वायर, और साथ में रहेगा डी और वाई। यहाँ से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो डेल डब्ल्यू वाई की जो वैल्यू मिलेगी इंटीग्रेशन, और अंडर रूट ये मिलेगा 2m ई प्लस सॉरी माइनस का 2m स्क्वायर जी वाई माइनस का पी एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर है, डी वाई बाहर, प्लस का एक क्वेश्चन मान लीजिए, कोई भी C2 मान लीजिए, इसको आप अलग से इक्वेशन दे देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई थी 10, ये हो जाएगी 11, तो हम लिखेंगे बाई इक्वेशन 11 एंड इक्वेशन हमारे पास जो 10 है उसको रखेंगे इक्वेशन नंबर, देखो डब्लू माना हुआ हमने, डब्लू बराबर
डब्लू बराबर कहाँ मान लिया हमने, डब्लू बराबर मानेंगे अभी, जनरेटिंग फंक्शन ये रहा, इक्वेशन नंबर 7 में रखेंगे। तो आप लिखोगे और इक्वेशन नंबर जो 10 है उसको हम इक्वेशन नंबर 7 में रखेंगे। तो हमारे पास w बराबर है WX, तो WX की जो वैल्यू है वो है इंटीग्रेशन px dx प्लस का c, और WY की वैल्यू अपने पास ऊपर दे रखी है इंटीग्रेशन, और अंडर 2me माइनस 2m² zy माइनस का px स्क्वायर dy प्लस का c2। इसको और इसको एक हम नया क्वेश्चन मान लीजिए, इसको c1 दे देंगे। तो c1 प्लस c2 का आप एक नया क्वेश्चन c दे सकते हैं, नया क्वेश्चन कितना दे सकते हैं, c दे सकते हैं। तो अपन एक बार स्टेप और बढ़ा देते हैं। तो w की जो वैल्यू होगी, देखो आप इसको सोल्व कर सकते हैं सिंपल, तो रहेगा px और इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा बाहर, c1 को मैं बाहर लिखा हूँ, और ये रहेगा अंडर रूट इंटीग्रेशन और 2me माइनस का 2m² gy माइनस का px स्क्वायर, ठीक है, और dy प्लस का c क्वेश्चन मार्क, इसको देंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब वापस वही काम करेंगे, हम नया ऑपरेटर लेंगे बीटा, या कोई भी एक नया नहीं था। नाउ डिफाइन बीटा j इज इक्वल टू, ये रहता है डेल w अपॉन में डेल pj। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं इसको बीटा x की फॉर्म में, क्योंकि हमने x को कांस्टेंट माना था इसलिए। तो रहेगा डेल w अपॉन में डेल px हो जाएगा। सिंपल, आप w की जो वैल्यू आई थी वो उसको यहाँ रख दीजिएगा, यानी कि आप लिखोगे इसमें कि यूजिंग इक्वेशन यूज़ करेंगे 12 को, तो 12 को, तो बीटा x की जो वैल्यू मिलेगी, सिंपल देखिए px कैलकुलेशन करेंगे तो शुरू में x बचेगा प्लस का आप इंटीग्रेशन, इसके अंदर भी हम डेल अपॉन डेल px है तो हम इसका आउटलाइन करेंगे। तो अपने पास रहेगा 2me माइनस का 2m² gy माइनस का px स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इंटू 1/2 और इंटू माइनस का 2px बचेगा, और साथ में बचेगा dy, और जो कोष्टन था वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थोड़ा सा संभाल के लिख लेंगे, तो बीटा x जो रहेगा वो रहेगा x, और माइनस का ये जो माइनस है इसको मैं बाहर ले रहा हूँ, और 2 से जो है 2 कट जाएगा, जो बचा है उसको मैं लिख देता हूँ। तो सिंपली जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा इंटीग्रेशन और 2me माइनस का 2m² gy माइनस का px स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2, और साथ में px और dy। बस इसको और सर्च कर लीजिए, नहीं कि dy के रस्म में इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे, तो बीटा x आपके पास मिलेगा x माइनस का, और ये मिलेगा px, ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ पर भाई देखो यहाँ पर है केवल, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा आपको वापस से 2me माइनस का 2m² gy माइनस का px स्क्वायर की पावर 1/2, और बटे में ये हमारे पास मिलेगा माइनस का 1/2 पावर वाला, और ये रहेगा इंटू 2m² g, और ये 2 से 2 कट जाएगा। और मैं इसको और फाइनल करके लिख देता हूँ, तो आपके पास मिलेगा कुछ इस तरह से कि बीटा x इज इक्वल टू x प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीटा px अपॉन में m² g, मतलब यहाँ पर जो ये माइनस था और ये माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये बचेगा, और साथ में जो कोष्टक के अंदर है 2me माइनस का 2m² gy और माइनस का px स्क्वायर की पावर 1/2, और प्लस का एक इंटीग्रेशन कोष्टेंट और लगा देते हैं, इंटीग्रेशन के लगा देते हैं कोष्टेंट। तो अपन लिखते हैं इसको कुछ इस तरह से, देखो c को आप उधर ले लीजिए, तो आपके पास मिलेगा बीटा x माइनस का c, ओके, इक्वल टू, आप इसमें इसको आप इनिशियली x0 मान लेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ का क्या नाम मान लेंगे, x0, तो रहेगा x, ठीक है, और प्लस का p अपॉन में m² g
और ये रहेगा 2m माइनस का 2m² जी वाई माइनस का px² की पावर 1/2 और c उधर चला गया। आप सिंपल आप इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x0 माइनस का x और बराबर आप लिख सकते हो p अपॉन में ये रहेगा m² जी और 2me माइनस का 2m² जी वाई माइनस का px² की पावर 1/2। और ये इसमें से क्या करते हैं अपन, ये जो वैल्यू है 2m² जी को कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास मिलेगा p अपॉन में m² जी इंटू रूट 2m² जी को कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2me माइनस का px², दोनों में से कॉमन ले रहे हैं तो 2m² जी का भाग दे देंगे और यहाँ पर आपके पास y बचेगा और पावर की बचेगी 1/2 और इधर मिलेगा x0 माइनस का x। तो इधर तो आप सिंपल x0 माइनस x लिख लीजिए और इस वाली जो वैल्यू है इसको आप कोई क्वेश्चन मान लीजिए, इस वाली वैल्यू को आप y0 लिख लेंगे और ये रहेगा y की पावर 1/2। तो सिंपल आपके पास जो इक्वेशन आई है ये आ जाएगी। तो मैं इसको लिख पाऊंगा इस तरह से कि x0 माइनस का x इक्वल टू कोई भी क्वेश्चन a, ये a इसलिए माने क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो सारी क्या है क्वेश्चन वैल्यूज, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो ये वैल्यू है सारी क्या है क्वेश्चन है, तो आप लिखोगे a और y0 माइनस का y की पावर 1/2, ये आपके पास एक इक्वेशन आएगी जो पैराबोलिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। एंड दिस इज द याबो इक्वेशन रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये आपके पास आंसर। और आज की वीडियो में इतना ही, और ये हमारे पास जो भी एप्लीकेशंस है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं और अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पास पाइथन इक्वेशन रहेगी और पाइथन ब्रैकेट, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।